मेंटल हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ये आता है कि हम खौफ तोहमात वसवसों का शिकार हो गए हुए हैं, हमारी ज़हनी सेहत बहुत ख़राब है, हमें बहुत ज़्यादा से एंग्जाइटी रहती है। ज़हनी सेहत की जब हम बात करते हैं तो ज़हनी सेहत के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आती हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खौफ, वसवसे, हमारी ब्रेन डैमेज जैसे इन्होंने भी बात की, हाँ, लो सेल्फ एस्टीम, एग्रेशन, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे जो नीचे का नीचा सब लिखा हुआ है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एक्सेसिव एंगर हो गया जिसको हम बॉदर नहीं इतना करते, एग्रेशन हो गया। ये सब की सब वो चीज़ें हैं बेसिकली ये वाले मैसेजेस जो कि बिला वजह से आपकी लो सेल्फ एस्टीम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और आपके अंदर कंटिन्यूस शेम को इंड्यूस कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि शेम कैसे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है तो फिर ये सब चीज़ें एक साथ से आ जाती हैं। आपके ख्याल में कि अगर किसी बंदे की लो सेल्फ एस्टीम है तो क्या वो टॉक्सिक या शेम बेस्ड नहीं होगा? वो टॉक्सिक शेम बेस्ड होगा। अगर हम कहते हैं कि कोई बंदा बहुत डिप्रेशन में है तो आपके ख्याल में वो शेम बेस्ड नहीं होगा? होगा। तो कोर बिलीफ जो है मेंटल हेल्थ में का जो कोर बिलीफ है हमारा वो क्या आया? टॉक्सिक शेम। अगर हमारे पास कोई आके ये कहता है कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट का कोर बिलीफ क्या होता है? खाना ना खाना, वजन कम करना, मोटापा, शर्मिंदगी, बहुत बेहतरीन लगना, बहुत ज़्यादा से परफेक्शनिस्ट अप्रोच होना। तो कोर बिलीफ क्या हुआ? टॉक्सिक शेम। टॉक्सिक शेम। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसा ट्रॉमा जिससे आप गुजरे, लेकिन अब जैसे मुझे कुछ दिन पहले ताज कंपनी लिमिटेड का आप लोगों ने सुना होगा, एक हादसा हुआ था ताज कंपनी, कोई डाउन साइजिंग, आई डोंट नो द होल स्टोरी, मगर वो जो साहब थे, जो पेशेंट थे, ही वाज 70 प्लस, जो वो मेरे पास आए एंड ही वाज लाइक सफरिंग विद दिस PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लॉस हुआ, बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो वो जब मुझसे बात कर रही थी तो वो बात करते करते ना सेंटेंसेस को स्किप कर जाते थे। तो मैंने उन्हें कहा पूरी बात करें मेरे से कि कितना लॉस हुआ आपका पैसों का। तो उन्होंने कहा कि इट वाज उस दौर में मैडम कोई 14 लाख था, और उसके बाद फिर आहिस्ता से कहते कोई 2 और ऐड कर लें, फिर एक और ऐड कर लें, यू नो। इट वाज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मगर उनकी जो एसोसिएशन थी वो बहुत ज़्यादा शेम बेस्ड रिस्पॉन्सेस थे। उनमें इतनी शेम थी कि वो अपने इशू को भी प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एंग्जाइटीज़ को ले लें। एंग्जाइटीज़ किसे कहते हैं? बहुत कॉमन वर्ड है, तशवीश को कहते हैं ना, बिला वजह से आपको बेचैनी लाहक होना, एंग्जाइटी होना, वसवसा हो जाना। हाँ, व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट। ठीक, क्यों होती है आखिर एंग्जाइटी में? आपको ज़हन में आया कि इसमें शेम का क्या अमल दखल? अगर ये ना हुआ, मीटिंग अच्छी ना हुई तो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा ना आया तो क्या होगा? डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म और ये एक बीमारी है, इसको एक बीमारी की सूरत में ही लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक शेम की बात करते हैं, तो जो मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज़ हैं और सफरिंग है, इसका जो कोर बिलीफ है वो हमारा शेम है। जब हमने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के बारे में डिसाइड करते हैं या कहा जाता है, लेट्स सपोज अगर एडिक्शन की ही बात करें, जैसे भी इन्होंने कहा कि शेम क्यों होती है, मुझे अपनी एडिक्शन की वजह से शेम होती है। ठीक है, तो फिर हम किस चीज़ के ऊपर पहले काम करेंगे? मुझे वो ख़ास अहमियत नहीं घर में दी जाती रही है, ठीक है, तो उसमें जॉय और फन का एलिमेंट फिर एक हम समझें इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। फिर हम एक स्टेटमेंट देते हैं, बट द थॉट्स बिहाइंड आर एक्शन वो बहुत सारी होती हैं। जब हम मेंटल हेल्थ एंड शेम की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ बेसिकली ज़हनी जो मसाइल हमारे होते हैं वो बेसिकली यही तो होते हैं। हम एंग्जाइटीज़ में होते हैं, हम स्ट्रेसर्स में होते हैं, हम ट्रॉमा का शिकार हुए होते हैं, बचपन के बहुत सारे ट्रॉमास और इश्यूज़ का शिकार हुए होते हैं। हमारे अपने इतने मसले मसाइल होते हैं कि उनको लेके हमें ऐसा लगता है कि कोई स्केप
कोई सपोर्ट, कुछ भी ऐसा जिससे हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए वक्ती तौर पे, सूडो कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कोई हमें एक वावा वावा हो जाए उस टाइम लग रहा होता है। बिल्कुल उस टाइम आपको बड़ा रेलेवेंट और वैलिड डिसीजन लग रहा होता है। और सबसे बड़ा जो मिस्टेकन बिलीफ आपके अंदर होता है उस टाइम वो ये होता है कि अब मैं अपनी मर्जी करूँगा, अब मैं हर अपनी बात मानूंगा, और अब बेसिकली मैंने बताऊंगा कि हाउ आई कैन रिलेट माई पेन, माई फीलिंग्स, माई मेरी जितनी भी वो सारी ख्वाहिशात हैं मैं कैसे उनको फुलफिल कर सकता हूँ। बात ये है कि जब हम मेंटल हेल्थ में शेम की बात करते हैं तो हमें अपने हर उस एक्शन की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे होते हैं। लैक कहाँ पे हम करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे होते हैं, हम हर उस एक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते, हम ब्लेम गेम में जा रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे डिफेंसिव हुए होते हैं, कहीं ना कहीं पे आर्गूमेंट्स में जा रहे होते हैं, और हमें लगता है कि बेसिकली दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी वजह से हम यहाँ पे और हम सफ़र करें। जबकि इस सारी सोच की जो रीज़न होती है वो शेम होती है, जो हमें हर वक्त ये मैसेज दे रही होती है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो। यही वो मैसेज जो है बार बार से जब हमें मिलता है तो फिर हम वो सारे फैक्टर्स दूसरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। लाइक पहले फैमिली, मगर हम तब काम करना शुरू करेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। फैमिली अपने ओन पे, कोई भी पेरेंट्स आपके ख्याल में चाहेगा कि अपने बच्चे में शेम या गिल्ट इंड्यूस करेगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो अपने ओन पे इतना ओवर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ आके आपको पता चला ना अनेबलिंग प्रोवोकिंग क्या होती है, यहाँ पे पता चला ना। लेकिन क्या आपके ख्याल में फैमिलीज जो हैं वो अनेबलिंग प्रोवोकिंग जानबूझ के कर रही होती हैं? वो अपने ओन पे तो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन कर रही होती हैं। वो समझती हैं कि दुनिया का सारा मसला अगर हमारी अनेबलिंग से हल होता है तो हम इससे बढ़ के क्या है। बेटे को अगर मैं मतलब दुबई ले जाऊँ सैर के लिए और वो घूम फिर आए और आके ठीक हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए? जानवर का मेरा मुंडा है। अगर मैं अपने बेटे को जो है वो कहीं उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दूँ और एडमिशन दिलाने के बाद उसका जो है वो नशे से जान छूट जाएगी, या उसके रवैये ठीक हो जाएंगे, या वो हमारी इज्जत करनी शुरू कर देगा, एक हेल्दी सिटीजन हो जाएगा, तो उनको क्या महंगा सौदा है इस चीज़ पे। लेकिन वो अनेबलिंग प्रोवोकिंग क्यों कर रहे होते हैं? रिजल्ट्स के लिए एफर्ट मार रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो उनके बिहेवियर्स हैं बेसिकली ये टॉक्सिक हैं और इन्हीं बिहेवियर्स की वजह से ही इश्यूज आ रही हैं जब तक कि वो इलाज में नहीं आते। अब बात ये नहीं है कि पेरेंटिंग में मसला है या बच्चे में मसला है, मसला ये है, मसला उस एक्शन में है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पेरेंटिंग भी तो, पेरेंट्स ने भी तो जनरेशनल बैगेज लर्न की है ना चीज़। पेरेंट भी कभी बच्चे थे, सास भी कभी बहू थी, तो ये जनरेशनल बैगेज है। उन्होंने ये सीखा है, उन्होंने ये सीखा है कि अच्छा अगर ये गुस्सा होता है तो इसको ज़्यादा सारा प्यार करो, अटेंशन दे दो, अटेंशन दें जी, ज़्यादा अटेंशन दे दें बच्चे को। तो अटेंशन देने के चक्कर में अगर बच्चा सुधरता है तो क्या बुरा सौदा है? तो इट्स अ जनरेशनल बैगेज। उन्होंने ये सीखा हुआ है, ये हमें हमारे अंदर, इट्स अ न्यूरल पाथवेज जो हमारे अंदर नस्ल से दूसरी नस्ल में ये चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, इनहेरिटेड हैं। हमें ये चीज़ें अपनी विरासत में मिली हैं। जैसे कि कुछ अच्छी आदतें भी मिली हैं हमें, कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारी जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हुई हैं। इस तरह ऐसे बिहेवियर्स भी शिफ्ट हुए हैं जब हमें पता चलता है कि अच्छा क्विक फिक्स नहीं हुआ, रिजल्ट्स नहीं आए, बंदा सफ़र कर रहा है, लव्ड वन सफ़र कर रहा है, अब नशे में भी है, अब जो है वो किरदार की खराबियां भी सामने आना शुरू हो गई हैं, अब जो है वो फैमिली सफ़र करना शुरू हो गई हैं, अब ताल्लुकात भी ख़राब हो गए हैं, मियाँ बीवी के झगड़े भी शुरू हो गए हैं। तो फिर हम उन बिहेवियर्स पे काम करना शुरू करते हैं कि अच्छा मसले कहाँ पे हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसी चीज़ का नाम है, इसी साइंस का नाम है कि आप अपने उन बिहेवियर्स पे काम करना शुरू करते हैं जो बिहेवियर्स आपके लिए नुकसानदेह हो गए हैं। तो फिर हम बात करते हैं अनेबलिंग प्रोवोकिंग की, असर्टिवनेस की, शेम हीलिंग की, क्रूशल कन्वर्सेशन की, कन्फ्रंटेशन की, कोडिपेंडेंसी की, हर उस चीज़ की बात करनी शुरू कर देते हैं जिसको हमने कभी बॉदर नहीं किया होता। और फिर हम सोचते हैं अच्छा कौन सा ऐसा बिलीफ है जो हमें ये सब करने से रोक रहा होता है, तो वो शेम होती है।
मतलब को डिपेंडेंसी में मैं कभी कुछ फैमिली से बात करना शुरू करूं कि अच्छा ये भाई आपने ये वाला एक्शन नहीं करना, को डिपेंडेंसी पे थोड़ा काम करें, तो रिस्पॉन्स आता है नहीं क्या सोचेगा वो, कैसे वो क्या कहेगा कि अच्छा अब मैंने उनको पूछना छोड़ दिया है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि शेम जो आपको होल्ड रखती है। अगर हम कहते हैं कि आपने क्रूशल कन्वर्सेशन में कैसे कन्फ्रंट करना है, असर्ट कैसे करना है आपने, तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे नहीं जी नो कह दूं मिस मैं तो नो नहीं कह सकता, नो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मिस, मैं अब क्रूशली जो है वो मैं उनको कन्फ्रंट करना शुरू कर दूं, ऐसा मैं तो कभी उनके सामने बोली ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी नो नहीं किया, वो तो मुझे कहते थे तो मैं तो शहीद वफा बस खड़ी रहती थी, यू नो। तो क्या चीज़ होल्ड करती है आपको? शेम होल्ड करती है आपको। तो फिर हम अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस जब तय कर लेते हैं कि इस छत के नीचे या इससे बाहर भी हमने अपने बिहेवियर्स पे काम करना है और मॉडिफाई करना है, तो फिर हमें वो छोटे छोटे से सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ख्वाह वो हमारे पेरेंट्स में थे, ख्वाह उनके पेरेंट्स में थे, ख्वाह हमारे में है, ख्वाह आपके अंदर है। अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं और आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर समझें, तो फिर शेम एंड मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैं बात करी थी कि जैसे अनेबलिंग प्रोवोकिंग वाला बिहेवियर हमारा हम लोग करते हैं और उसके बाद करने के बाद हमें ये लगता है कि बार बार से ये करेंगे ताल्लुकात बेहतर होंगे, गिल्ट होता है ना, वो आपका अपनी शेम होती है अंदर कि पेरेंट्स आते हैं आके अक्सर, क्योंकि हम तो रूटीन मीटिंग्स में देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स जब आते हैं उनको हम कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल बताते हैं, कुछ SOPs हैं, प्लीज़ इनको फॉलो करें, पेशेंट से ये बात करें, इससे ज़्यादा बात ना करें, उनको ज़्यादा फरमाइशें ना पूरी करें, लेकिन वो गिल्ट होता है ना, अपना शेम अपनी होती है कि हाय वो क्या कह रहा होगा हमारे बारे में, क्या सोच रहा होगा, उसको हमने इधर अंदर बंद कराया हुआ है। आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ पेन आप हर वो चीज़ भी उनकी सुनने को तैयार होते हैं, फरमाइश मानने को तैयार होते हैं, जो कि नॉर्मली इलाज से पहले जब वो आपके पास होता है तो कई कई दिन कई कई हफ्ते एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते हैं, बातचीत ही नहीं हो रही होती, ताल्लुकात ही बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। लेकिन जब इलाज में आते हैं और जब हम बताना शुरू करते हैं कि प्लीज़ अब अगर आप चाहते हैं, कोई क्विक फिक्स नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म कैन बी पेन, तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए प्लीज़ अपने अपने बिहेवियर्स पे काम करना शुरू कर दें, मॉडिफाई करना शुरू कर दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा हमें, अगर एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी के पीछे अगर हमारा कुछ शेम बेस्ड रिस्पॉन्स है, डिप्रेशन है उसके पीछे कुछ है, अगर हमारे अपने स्ट्रेसर्स हैं, अगर हमारी अपनी कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जिसमें हम असर्ट नहीं कर सकते हैं, हम पैसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा से बोल नहीं पाते हैं, फैमिली को लगता है, या हम बहुत ज़्यादा से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर हमें अपने इन बिहेवियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब रॉकेट साइंस कहीं पे भी नहीं होगी। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी ज़हनी सेहत है तो हमें अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर वो काम करना पड़ेगा, हर उस बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा जो उसकी रीज़न है। एंड शेम इज़ द कोर बिलीफ इन आर दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो मैंने ये कुछ मेंशन किए हैं। ऑब्वियसली जो जो भी रीज़न है आपकी, हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि हम अनवांटेड, तो उनको हो सकता है कुछ और लगता हो। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बिला वजह से एंग्जाइटीज़ होती हैं, मेरे स्ट्रेसेस बिला वजह से हैं, तो फिर आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। सेकेंडली, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, शेम एंड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो मैंने सेकेंड बात अभी की बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये थी हाउ मच यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब लोग ज़रा put a positive word in this empty jar. Feel yourself that you are a blank slate. क्या मैसेजेस खुद को देंगे आप? ऑप्टिमिस्टिक, मुझे ज्यादा सारा वाला, मुझे ये फुल चाहिए जार, दिस इज एक्सरसाइज। और पॉजिटिव पॉजिटिव सब लोग जरा निकालें। ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड। थैंकफुलनेस, वन एट अ टाइम। हैप्पीनेस, वेरी गुड। worthy, responsible,
thankful, truthful, acceptance, honesty, blessed, good, huh? Loyal, loyalty, useful, faithful, transparent, good, disciplined, what else? नहीं अभी फुल नहीं हुआ, फुल होगा तो अगला आ जाएगा. राइस, नाइस, नाइस. मतलब जरा हमारी लिमिटेशंस चेक करें कि एक पॉजिटिविटी की भी लिमिटेशंस है ना, जरा हम उसको भी चेक करें कि कितने हमारे पास वोकैबुलरी है. हाउ वी कैन बी अ पॉजिटिव. व्हाट एल्स उर्दू में बता दें. पंक्चुअल, हम्बल, जानदार, शानदार, बेहतरीन, रिस्पेक्टिव, हाँ, फैंटास्टिक, ओके, ऑसम, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, गुड, होपफुल, वेरी गुड, ह्यूमैनिटी, गुड. अच्छा जी, कंटेंट, कंटेंट, गुड. चलें जी, ये वाला काम कौन कितने लोग करते हैं वैसे? कभी आप लोगों ने अपनी थॉट्स को, जब हम शेम हीलिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें आपने देखे कभी सेल्फ एवेल्यूएशन करें थोड़ा टाइम निकाल के आप सब लोग, तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स, थॉट्स, फीलिंग्स हमारे ज़हन में आती हैं जो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेस्ड होती हैं, बड़ी शेम बेस्ड होती हैं. वो बातें, चीज़ें, रवैये, हमारे हादसात, वाक़यात, इतना लंबी लिस्ट होती है कि जब कभी हम याद करते हैं तो खुद में ही बड़ा बुरा सा लगना शुरू हो जाता है. कितने लोग हैं जो कि उनको बड़ा आराम से रिलैक्स होकर याद करते हैं और उसके बाद उनको फिर ख़त्म करते हैं, डिलीट मारते हैं. कितने लोग हैं जो कि एकदम से नज़र चुरा लेते हैं अपनी उन थॉट्स के साथ और उनको वहीं कहीं पेंडिंग छोड़ देते हैं. कितने लोग हैं जो पेंडिंग छोड़ते हैं, श्रेड करते हैं. वेरी गुड. कितने लोग? आप कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था जो कि होल्ड करते हैं? होल्ड करते हैं. 1 2 3 4 5. हाँ, मोस्टली होल्ड ही करते हैं. दैट्स अ वैलिड. कितने लोग हैं जो श्रेड करते हैं? आप श्रेड कर देते हैं? नहीं, श्रेड करने के बाद क्या वो दोबारा आती हैं? बिल्कुल नहीं आती हैं. दैट्स वेरी ग्रेट. ये तो फिर बड़ी अच्छी. अच्छा, बेसिकली आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर जैसे, एंड वी कीप ईच एंड एवरीथिंग इन आवर ब्रेन. हर, जैसे अपने मोबाइल में हम हर चीज़ सेव करते हैं ना, हर डाटा, हर अच्छी पिक्चर, बुरी पिक्चर हम सेव करते हैं, सब मोबाइल में भी हर चीज़ रजिस्टर हो रही होती है. उसमें हमारी प्लेजेंट मेमोरीज भी होती हैं, अनप्लेजेंट मेमोरीज भी होती हैं. हमारा अच्छा वाला भी कुछ बीच में एपिसोड्स चल रही होती हैं, कुछ बुरी एपिसोड्स भी चल रही होती हैं. इट्स अ ब्रेन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक हमारा एक ऑर्गन है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ने पे जो चीज़ चाहिए होती है वो बिल्कुल सामने आ जाती है, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती वो हम पीछे स्टोर रूम में फेंकते रहते हैं. ठीक है ना. तो थॉट्स, जो पेनफुल थॉट्स होती हैं हमारी, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होती हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ भी अक्सर याद करते हैं. चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो गए. ये जो बेसिकली गुड थॉट्स और बैड थॉट्स हैं, बेसिकली ये वो हैं जो कि एसोसिएटेड हैं हमारे उन पेनफुल इवेंट्स के साथ, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के साथ, हमारे उन वाक़यात और बातों के साथ जो कि यहाँ पे फैमिली सब बैठी हैं, जो कि अगर आप कभी याद करें तो जब फैमिली से कभी बात करें ना, अच्छा इसने क्या किया था आपके लव्ड वन ने, तो जब वो याद कर रहे होते हैं तो उनकी वही फीलिंग्स, पेनफुल जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो बैड फीलिंग्स होती हैं, बैड थॉट्स होती हैं, वो फ़ौरन से वापस आती हैं. वो सब चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हैं. जब गुड के हाँ, ऑब्वियसली. अब दैट्स अनदर लॉन्ग डिबेट कि आप क्यों बता नहीं पा रहे होते. तो ये वो पेन होती है जो बहुत ज़्यादा एसोसिएट होती है हमारे साथ, जिसके अंदर हम उस चीज़ को बता नहीं पा रहे होते.
फिर वहाँ पे गुड फीलिंग्स भी होती हैं जो कि हमने एक साइड पे रखी होती हैं। यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट करती हैं कि आप हमेशा अपने माइंड में भी ऐसे जार रखें जिसमें आप अपनी जो गुड थॉट्स हैं उन गुड थॉट्स को कलेक्ट करें, उनको एंजॉय करें, उनकी को फील करें, सेलिब्रेट करें, और जो बैड थॉट्स हैं आपकी उनको आप श्रेड करें, कलेक्ट करें, ख़त्म कर दें, उनको होल्ड ना करें उन्हें, ठीक है। अब जो गुड थॉट्स होती हैं बेसिकली ये आपको बार बार से बड़ी क्योंकि प्लेजेंट फीलिंग दे रही होती है, तो उस प्लेजेंट फीलिंग के अंदर आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो नरिश करती है, रिलेशनशिप अलाइव रहता है, आप ग्रो करते हैं। जो बैड थॉट्स होती हैं वो अगर श्रेड नहीं होंगी, होल्ड होंगी, बार बार से आएंगी आपके जहन में, तो क्या होगा, वो फिर रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट करेंगी और आपके अंदर वो जो टॉक्सिक शेम का एलिमेंट है उसको अलाइव रखेंगी। बार बार से वो आपको उस चीज़ को रिकॉल कराएंगी कि उसकी वजह से तुमने ये सफ़र किया, उस वाक़े पे ये लॉस हुआ, उस जगह पे तुम्हें इस तरह ह्यूमिलेट किया गया, और ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नाउ यू आर हियर एंड यू आर सफरिंग।